everyone, welcome to our YouTube channel. प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में ही है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। जो 11th क्लास में हमने सेट रिलेशन और फंक्शन जो पढ़ा था उसी से जो आगे का पार्ट है वो आपका कंपोजिट फंक्शन है। अब हमने पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है कंपोजिट और एक है फंक्शन। तो कंपोजिट ऑफ ये फंक्शन को ही कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन जो हमने पढ़ा था 11th क्लास में वही है। अब ये जो कंपोजिट का मतलब कंपोज करना, कंपोज का मतलब संयुक्त करना, संयुक्त का मतलब दो फंक्शंस को आपने जोड़ना है किसी, वो हम देखेंगे किस तरह से जोड़ा जाता है। बेसिकली हमने दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई, दो फंक्शंस का ऐड, दो फंक्शन का सबट्रैक्ट और दो फंक्शन का डिवीज़न पढ़ रखा है। अब कंपोजिट है तो ये भी एक नई कंपोजिशन है जो हम जिसके बारे में हम सीखेंगे कि दो फंक्शन को कंपोजिट या कंपोज कैसे किया जाता है, उनको संयुक्त कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फंक्शन के बारे में। जो फंक्शन की बेसिक बातें हैं जो हमारी कंपोजिट फंक्शन में यूज़ होंगी, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में जो पढ़ा था वो क्लास 11th में बहुत डिटेल से पढ़ा था। हम अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। कुछ डेफिनेशंस और कुछ इसमें जो हमारे रूल जो हमें काम आएंगे वो हम देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप का मतलब कि एक रिलेशन है, रिलेशन में कुछ कंडीशंस को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। अब बेसिकली अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होता है? एक रूल होता है। रूल होने का मतलब कि ये पहले सेट के एलिमेंट को क्या करता है? दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ता है, एसोसिएट करता है। एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या करता है? जोड़ता है। उनके बीच में रिलेशन या उनके बीच में संबंध को बताता है। यानी बेसिकली संबंध या रिलेशन क्या होता है? एक कंडीशन होती है। अब कंडीशन है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो भी कोई ना कोई कंडीशन है या कोई ना कोई रूल है। अब उस रूल में क्या आपने रिलेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है। अब इसमें जब ये दो चीज़ें मेंशन कर दी जाती तो यही जो रिलेशन होता है वो क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ना चाहिए। रिलेशन में ये हो सकता है कि पहले सेट का एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे मिलें जिनका किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन ना हो। लेकिन फंक्शन है तो फंक्शन में ये कंडीशन होनी चाहिए कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब जुड़ने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो वो क्या है कि पहले सेट का जो एलिमेंट जुड़ रहा है उस सेट की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। इमेज का मतलब क्या था कि मान लो ये दो सेट हैं जिनमें हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे क्या हो गया? ये fx हो गया। तो fx क्या कहलाती है? x की इमेज कहलाती है। तो क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक एलिमेंट ज़्यादा के साथ जुड़ा है। ज़्यादा के साथ जुड़ा है तो वो रिलेशन है, और अगर एक के साथ ही जुड़ा है तो वो क्या है? वो आपका क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट, वो आपका जो क्या बन जाएगी? फंक्शन की कंडीशन बन जाएगी। तो ये फंक्शन की दो कंडीशन आपने याद रखनी। तो सबसे पहले जब भी फंक्शन चेक करना है तो सबसे पहले आप पहला सेट देखो, पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं ये चेक कर लो। जब जुड़ने के बाद आपने देखना है कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आपने चेक करनी है। यानी इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिफरेंस हमें पता लगेगा। हमने ये रिलेशन बनाया है तो इसमें पहले सेट का एक एलिमेंट खाली रहेगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। इसमें सारे एलिमेंट जुड़े तो पहली कंडीशन फंक्शन की सेटिस्फाई होगी। रिलेशन तो ये है ही ऑलरेडी, लेकिन ये इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, यानी ए है तो उसकी एक ही इमेज है पी, बी की एक ही इमेज है क्यू, सी की भी एक ही इमेज है क्या? आर। अगर यहाँ पे दो इमेज हो जाती, मान लो सी की दो इमेज होती तो ये क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है, ये फंक्शन नहीं रहता। अब ये रिलेशन तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन अब इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन भी है, यानी ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अब दूसरा हमने ये देखा ए बी सी, ये दूसरा ऐप का एग्जांपल है। इसमें क्या देखा हमने कि पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन इसमें फंक्शन की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन दूसरा क्या है कि ए की दो इमेज आ गई,
ए पी के साथ भी जुड़ा है, ए क्यू के साथ भी जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की इमेज यूनिक नहीं रही। यूनिक नहीं रहने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, रिलेशन। इसमें अगर देखें दूसरे में, तो इसमें क्या है, सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर हर एलिमेंट की इमेज भी एक है, ए पी के साथ जुड़ा है, बी आर के साथ और सी क्यू के साथ। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। तो ये आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले चेक करो कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि पहले सेट के जो एलिमेंट जुड़ रहे हैं उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वही रिलेशन क्या बन जाता है, आपका फंक्शन बन जाता है। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है जो आपका फंक्शन और रिलेशन और फंक्शन में रहता है। अब डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में देखते हैं। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। मान लो कोई फंक्शन है आपके पास एफ। फंक्शन है तो फंक्शन की मतलब डेफिनेशन क्या आती है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़ेंगे। तो इसका मतलब हर बार जो एलिमेंट हैं पहले सेट के, पहला सेट जो पूरा है वो आपका क्या काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। तो पहला सेट हमेशा क्या करेगा, डोमेन का काम। दूसरा आता है सहप्रांत यानी को डोमेन। को डोमेन हमेशा क्या होता है, सेकंड सेट होता है। को डोमेन क्या होता है, हमेशा सेकंड सेट। और रेंज, को डोमेन का मतलब जो सेकंड सेट है, पहले सेट को तो हम क्या कहेंगे, डोमेन, और दूसरे सेट को हम क्या कहेंगे, को डोमेन। अब इसमें आपने वो चेक करना है कि जो जो एलिमेंट सेकंड सेट के जुड़ रहे हैं, मान लो इसमें तो सारे एलिमेंट ही जुड़ गए, तो को डोमेन ही का क्या बन गया, रेंज बन गई। तो को डोमेन और रेंज आपस में बराबर है। लेकिन अगर इस सेट की बात करें तो इसमें पी एलिमेंट और एस एलिमेंट नहीं जुड़े, इसमें सिर्फ क्यू और आर एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो इसका जो रेंज कितनी आ जाएगी, क्यू और आर आ जाएगी। और को डोमेन इसका क्या है, बी सेट है, डोमेन क्या है, ए सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन की डेफिनेशन तो ये रहेगी हमेशा पहला सेट क्या काम करेगा, डोमेन का। लेकिन रिलेशन में अलग हो सकता था, क्योंकि रिलेशन में हमने देखा था कि कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा सेट मिल जाता है, जैसे हमने ये पीछे एक एग्जांपल देखा था, ये वाला, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ए और बी। इसमें सिर्फ ए और बी एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब डोमेन का काम कौन कर रहा है, ए और बी, सिर्फ दो एलिमेंट। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में सारे एलिमेंट को जुड़ना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सेट हमेशा क्या काम करेगा, डोमेन का, और दूसरा सेट हमेशा, दूसरा सेट रिलेशन में भी को डोमेन का काम करता है, इसमें भी को डोमेन का काम करेगा। अब रेंज है तो रेंज में वही काम करना है कि सेकंड सेट के जो जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनको आप एक सेट में रख दो, वही क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगी। अब रेंज है, रेंज के बारे में हमने लिखा कि रेंज हमेशा क्या होगी, को डोमेन का सबसेट या उसके बराबर होगी। यहाँ पे हमने देखा ये तो को डोमेन के बराबर ही आ गई, लेकिन यहाँ क्या आ गया, क्यू और आर। और क्यू और आर कंटेन कर रहे हैं किस सेट में, किस सेट में कंटेन कर रहे हैं, सेट बी में। और सेट बी क्या है, सेट बी ही आपका को डोमेन। यानी यहाँ पे तो क्या था, बराबर था, यहाँ पे तो बराबर वाला साइन आ गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज है वो हमेशा को डोमेन का सबसेट होती है। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, उनके डोमेन के बारे में हम बात करते हैं। एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो गया, सेट ए, को डोमेन क्या हो गया, सेट बी, और रेंज, रेंज क्या हो जाएगी, सेट बी। कौन से एग्जांपल में, हमने ये पहला एग्जांपल देखा। इसमें क्या है, इसमें पहला सेट है वो तो डोमेन का काम कर रहा है, दूसरा सेट को डोमेन का। फलन में, फंक्शन में हमेशा पहला सेट क्या करेगा, डोमेन का काम ही करेगा, दूसरा सेट हमेशा को डोमेन। और रेंज आपने चेक करनी। तो अब इसमें रेंज देखें तो इसमें रेंज तो सारा आ गया, कौन सा, सेट बी है, यानी को डोमेन के बराबर ही आ गई। और दूसरे सेट की बात करें तो दूसरे सेट में क्यू और आर, वो क्या है, क्यू और आर आपका क्या है, क्यू और आर आपकी रेंज है, और वो किस सेट में कंटेन कर रही है, आपकी को डोमेन यानी बी में कंटेन कर रही है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी कि सेट ए का एलिमेंट ए पी से जुड़ रहा था, पी से एसोसिएट हो रहा है, कौन सा, ये वाला, ए एलिमेंट पी के साथ एसोसिएट हो रहा है। अगर ए एलिमेंट पी के साथ एसोसिएट हो रहा है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, एफ ए बराबर पी। जो भी फंक्शन की नोटेशन है, फंक्शन को जनरली हम एफ से लिखते हैं, जी से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हो आप, एच से भी लिख सकते हो। एफ ए बराबर पी यानी ए एलिमेंट पी से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, पी को तो हम कहेंगे ए का प्रतिबिंब यानी इमेज ऑफ ए, एलिमेंट की इमेज कहलाएगी। और ए क्या कहलाएगा, पी का पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज ऑफ पी। यानी ए है वो तो आपकी क्या है, प्री इमेज है, और पी क्या है, आपका इमेज है। ए क्या है, आपकी प्री इमेज ऑफ पी, और पी क्या है, इमेज ऑफ ए। ये आपने याद रखना है। प्री इमेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स पी बराबर, और इनवर्स फंक्शन हम निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये आपने याद रखना है, इमेज किसे कहते हैं, प्री इमेज किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो हमेशा किस में मिलता है, सेकंड सेट में, और पूर्व प्रतिबिंब हमेशा पहले सेट में मिलेगा आपको। अब हम फंक्शंस की ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं, जिससे इन्हीं से आपकी क्या बन जाएंगे, फंक्शन के टाइप बन जाएंगे। अब हमने ये कहा
कि फंक्शन के लिए सिर्फ दो कंडीशन है। क्या कंडीशन? पहली कंडीशन तो ये है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए, और जुड़ने के बाद क्या होना चाहिए, जुड़ने के बाद उनकी इमेज यूनिक रहनी चाहिए। तो हम देखते हैं, हमने ये दो सेट बना लिए, एक सेट ये, एक सेट ये। ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी सेट में एलिमेंट है पी क्यू आर एस। ए पी से जुड़ा है, बी आर से जुड़ गया, सी क्यू से जुड़ गया, डी किस से जुड़ गया, एस से। अब पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सीधी सीधी बात है। तो जो पहले सेट का एक एलिमेंट जब दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से जुड़ता है तो उस फंक्शन को कहते हैं वन वन फंक्शन। वन वन का मतलब एक एक से ही जुड़ा है, एक एक से जुड़ने का मतलब ये वन वन फंक्शन है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं कि अगर दो फंक्शन की दो एलिमेंट की इमेज उस फंक्शन के अंडर में बराबर है तो वो एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसको प्रूफ करने का तरीका होता है। या दूसरी कंडीशन हम ये लेके चलते हैं कि दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं, ए नॉट इक्वल टू बी है तो इनकी इमेज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग, तब ये वन वन बनेगा। तो ये वन वन फंक्शन है, ये टाइप है फंक्शन की एसोसिएटिविटी के बेस पे। एसोसिएटिविटी का मतलब कि ये किस तरह से जुड़ते हैं उनके बेस के ऊपर। अब जुड़ने के बाद ये भी तो फंक्शन है, अब फंक्शन है तो इस फंक्शन को नाम हम क्या देते हैं, वन वन। वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही जुड़ा है। और इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि दो एलिमेंट की इमेज अगर बराबर हो तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, और दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये इनको करने का तरीका है। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं। तो दूसरा टाइप हमने ये ले लिया, पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए के पास एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी के पास एलिमेंट है पी क्यू आर एस। अब अगर हम देखें, ए एलिमेंट है वो क्यू से जुड़ा है, बी एलिमेंट है वो आर से जुड़ा है, सी एलिमेंट वो भी आर से जुड़ गया, डी एलिमेंट वो भी एस, वो किससे जुड़ गया, एस। अब इसमें फंक्शन में ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट एक से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ सकता। मान लो ये एलिमेंट एस से भी जुड़ा होता, एक एलिमेंट यानी इस तरह की इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पे इस तरह की इमेज बन सकती है। ये सेकंड सेट है, ये पहला सेट है, यानी पहले सेट के बहुत सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता। तो आपने याद रखना है कि फंक्शन में ये तो हो सकता है, ग्रेटर देन वाला साइन हो सकता है, लेस देन वाला साइन नहीं होगा। ये सिर्फ हमने सिंपली याद रखने के लिए किया है। पहले सेट के बहुत सारे एलिमेंट क्या हैं, अब ये जो एलिमेंट बी और सी हैं वो एक ही एलिमेंट से जुड़े हैं, किसके साथ, आर के साथ। आर के साथ जुड़ने का मतलब बहुत सारे एलिमेंट किससे जुड़ गए, एक से। तो इस फंक्शन को हम नाम देते हैं मैनी वन फंक्शन। और मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि जो फंक्शन वन वन नहीं है, यानी जो उन कंडीशंस को, इन दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को आप चेक कर सकते हो, जो इनको सेटिस्फाई नहीं करता, वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ये आपने मैनी वन का तरीका हो गया। अब इन्हीं में हम देखते हैं सेकंड, ये तो था पहले सेट के ऊपर आपने बेस फंक्शन को बना दिया। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन, ये जो सी फंक्शन है, हमने एक और फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हमने क्या देखा कि ये पहले सेट के सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, और हर एक एलिमेंट की इमेज भी क्या है, यूनिक है। यूनिक होने का मतलब ए एलिमेंट पी से जुड़ा है, बी एलिमेंट आर से जुड़ा है, सी एलिमेंट क्यू से जुड़ा है। यानी सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पीछे से जुड़ नहीं रहा, यानी जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑन टू कहलाते हैं। तो ऑन टू करने के लिए हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं कि इनवर्स फंक्शन निकाल लो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है उन्हीं दो सेट्स के बीच में, तो एलिमेंट तो आपका क्या बन जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। यानी हर एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। अब इसी में एक और टाइप का फंक्शन बनाया जा सकता है सेकंड सेट के बेस के ऊपर। ए एलिमेंट पी के साथ जुड़ा है, बी एलिमेंट पी के साथ, सी एलिमेंट क्यू के साथ, लेकिन आर ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी जो किसी से नहीं जुड़ रहा। तो ऐसा जो होगा वो क्या बन जाएगा, इनटू। इनटू का मतलब इसमें खाली बचा है, और ऑन टू का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं। यानी हमें क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन निकालो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करे तो हमें क्या, हम उसे क्या बोलते हैं, ये फंक्शन इनटू फंक्शन। अब वन वन हमने चार तरह के फंक्शन पढ़ लिए, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू। ये पहले सेट के बेस के ऊपर, ये सेकंड सेट के बेस के ऊपर। अब वन वन है वो ऑन टू भी हो सकता है, और वन वन है वो इनटू भी हो सकता है। मैनी वन है वो ऑन टू भी हो सकता है, और मैनी वन है वो इनटू भी हो सकता है। यानी ओवरऑल हमारे पास ये चार फंक्शन तो पहले से थे ही, और चार और बन गए, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। ये हमने बना रखा है, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, ये भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू। तो ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं, यानी टोटल 8 तरह से हम इनको पढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं।
हमने ये ले लिया कि एफ फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइन है। हम इस फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, आर का मतलब पहला सेट क्या है, डोमेन, और आर ही इसका क्या है, कोडोमेन है, और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। अब ये जो फंक्शन है वो क्या होता है, 1 1 और ऑन टू होता है। कैसे, हम देखते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है, हम इसको बनाते हैं एक्स क्यूब। इसमें क्या है, सभी आर हैं, आर का मतलब पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। इसमें भी क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है, ये सब चीज़ें। अब अगर देखा जाए एक्स क्यूब के अंतर्गत हम पॉजिटिव नंबर को देखेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव के साथ जुड़े होंगे, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, जीरो जीरो के साथ, यानी हर एलिमेंट जुड़ रहा है। हर एलिमेंट जुड़ने का मतलब, अब किसी भी एलिमेंट की क्यूब करेंगे, 2 की क्यूब की तो कितनी आ गई, 8। अब दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसकी क्यूब करें और 8 आ जाए, यानी 2 एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्यूब 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट किसके साथ जुड़ रहा है, यूनिक के साथ जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 होने के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी यानी क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, सबकी क्यूब रूट निकाल सकते हैं आर से आर में। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, यानी कहने का मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 और ऑन टू है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम इस तरह से ले लें, किस तरह से, कि फंक्शन हमारे पास जेड से जेड में, या फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, या फंक्शन हमारा क्यू से क्यू में, तो ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन साथ में क्या रहेगा, इनटू रहेगा। कैसे, हमने नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है। 1 की क्यूब कितनी है, 1। 2 की क्यूब करेंगे तो वो सीधा 8 से जुड़ेगा, यानी बीच वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी क्यूब आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट बहुत सारे, जैसे 1.5 आ गया तो 1.5 का आप निकालोगे अगर क्यूब रूट, तो क्यूब रूट नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन तो है लेकिन कैसा फंक्शन है, 1 1 का मतलब 2 की क्यूब 8 होती है, किसी और की क्यूब 8 नहीं होगी। तो ये एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ गया, इसका मतलब ये 1 1 है। इनटू होने का मतलब कि 1.5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्यूब नहीं है, क्यूब रूट नहीं है। 2 ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी क्यूब रूट सेकंड सेट में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक आपका 1 1 और इनटू फंक्शन बन जाएगा। अब मैनी वन की अगर एग्जांपल देखें, एक हमने फंक्शन ले लिया आर से लेके आर पॉजिटिव यूनियन जीरो में, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम पहला सेट बनाया ये वाला ली, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमने नीचे बना रखा है, पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव नंबर होंगे आर में, इधर आर पॉजिटिव यूनियन जीरो का मतलब पॉजिटिव और साथ में जीरो। अगर फंक्शन को हम इसमें डिफाइन करते हैं और फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की स्क्वेयर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव की स्क्वेयर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। यानी अगर 2 की स्क्वेयर करेंगे वो भी 4 से जुड़ेगा, और -2 की स्क्वेयर करेंगे वो भी 4 से जुड़ेगा। यानी बहुत सारे एलिमेंट क्या जुड़ रहे हैं, 4 के साथ, यानी 2 और -2 दोनों किसके साथ जुड़ रहे हैं, 4 के साथ। तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन है। मैनी वन होने के बाद सारे पॉजिटिव नंबर का आपका क्या निकलता है, अंडर रूट निकलता है, और जीरो का अंडर रूट भी होता है, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो ये फंक्शन बन गया हमारा मैनी वन और ऑन टू। और अगर ऐसा ले लें हम कि आर से आर में ही फंक्शन को डिफाइन कर दें, तो आर से आर में डिफाइन करेंगे तो पॉजिटिव और जीरो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव ऐसे बचेंगे जिनकी आपकी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करती। स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नंबर ऐसे बचे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन। तो ये मैनी वन और इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो ये फंक्शन के कुछ टाइप थे। अब कुछ और टाइप के फंक्शन हैं जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, अचर फलन कैसा होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे हमने क्या, ए पे हमने फंक्शन लगाया तो वो भी क्यू से जुड़ गया, बी के पे हमने फंक्शन लगाया तो वो भी क्यू से जुड़ गया, सी पे हमने फंक्शन लगाया तो वो भी के से जुड़ गया, क्यू। तो ये इस तरह के जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या करता है, एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपका क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं। यानी एफ ए पे एफ लगाओ, बी पे लगाओ या सी पे लगाओ, आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ क्यू आ रहा है। क्यू आने का मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है बस। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद आता है आइडेंटिटी फलन। आइडेंटिटी फलन क्या होते हैं, उसी सेट से उसी सेट में किसी भी एक सेट में डिफाइन होते हैं। या अगर हमने पहला सेट ए लिया तो दूसरा सेट भी क्या होगा, ए ही होगा। ए से ए में डिफाइन करना है, सेट ए से सेट ए में डिफाइन होते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है। और प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही जुड़ा होता है, समय और केवल समय। समय और केवल समय का मतलब सिर्फ वो अपने आप से जुड़ा होगा, उसके अलावा किसी से नहीं जुड़ा होगा। जैसे ए का ए के साथ, बी बी के साथ जुड़ेगा, सी सी के साथ। यानी एफ ए करोगे तो ए आएगा, यहाँ पे ए सेट ही है। एफ बी करोगे तो बी आएगा, एफ सी करोगे तो सी आएगा।
आइडेंटिटी फलन को लिखने का मतलब आई ए, इसको इस तरह से लिखा जाता है। आई ए का मतलब क्या है, ये एक आइडेंटिटी फलन है जो सेट ए से ए में डिफाइन है। आई बी लिखने का मतलब ये एक आइडेंटिटी फलन है जो सेट बी से लेके बी में ही डिफाइन है। तो ये आइडेंटिटी फलन है। फिर तीसरा आता है तुल्य फलन या इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन का मतलब दो फंक्शन एफ और जी इक्वल होंगे। कब होंगे, जब उनका डोमेन इक्वल हो, उन दोनों की कोडोमेन इक्वल हो और उनकी रेंज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी एफ एक्स बराबर होनी चाहिए जी एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी सभी एक्स के लिए एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर रहने चाहिए। तो ऐसे फंक्शन हमें क्या कहलाते हैं, वो फंक्शन हमारे इक्वल फंक्शन कहलाते हैं। यानी दोनों का डोमेन बराबर हो, कोडोमेन बराबर हो और दोनों की एफ एक्स बराबर हो जी एक्स के। यानी कोई भी एलिमेंट एक्स लिए उस पर एफ लगाओ चाहे जी लगाओ, आंसर सेम आना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन है जिनको आपने इक्वल फंक्शन बनाना है तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसमें। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो फंक्शन क्या होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे। डोमेन बराबर होना चाहिए, कोडोमेन दोनों का बराबर होना चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर। तो ये आपके तुल्य फलन। तो ये कुछ और टाइप थे जो फंक्शन के। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में कि फंक्शंस को, ये उनका बेसिक था, जो बेसिक काम हमारे इस चैप्टर में आएगा वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मान लो एफ हमारे पास कोई फंक्शन है तो अब इसकी डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने इसके बारे में सब कुछ सीख लिया। जी है वो भी एक फंक्शन है जो बी से लेके सी में डिफाइन। तब हमने जो पीछे फंक्शन पढ़े थे हमने उसमें पढ़ा था कि फंक्शन जो होता है उनका अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हमने पढ़ा था, फलनों का बीजगणित। बीजगणित का मतलब दो फंक्शन को जोड़ेंगे तो वो इस तरह से जुड़ते हैं। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स करेंगे तो वो बराबर आएगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। चाहे आप उसको एफ प्लस माइनस जी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इंटू जी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ बटा जी को एक्स क्या लिख सकते हो, एफ एक्स बटा जी एक्स क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। और इन सब के लिए एक कॉमन बात थी क्या, कि इनका डोमेन हमेशा क्या रहता है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो इनका डोमेन बनता था। डी एफ का मतलब डोमेन ऑफ एफ और डी जी का मतलब डोमेन ऑफ जी। अब इसमें भी वही काम है, इनका डोमेन वही रहेगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन एक्स, जहाँ जहाँ पे आपकी क्या है एफ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। अब इसी में एक नई ऑपरेशन आती है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली सारी। अब एक नई ऑपरेशन आती है जिसे हम इस ओ से लिखते हैं, स्मॉल ओ से। अब ये दोनों फलनों को कंपोज करती है। कंपोज करने का मतलब दोनों को क्या करती है, संयुक्त करती है। अब संयुक्त किस तरह से करती है वो हमने पढ़ना है। तो हमने इस नई कंपोजिशन का नाम ही क्या दिया है, कंपोजिट फंक्शन। यही दो फंक्शन को मिला के एक कंपोजिट फंक्शन बनाएगी। जैसे हमने ये देखा एफ प्लस जी है तो ये एक नया फंक्शन बना देती, एफ और जी को जोड़ा, एफ इंटू जी है तो ये भी एक नया फंक्शन बन गया, एफ बटा जी है तो ये भी एक नया फंक्शन बन गया। अब ये ऑपरेशन भी क्या करेगी, दो फंक्शन के बीच में लगेगी और एक नया फंक्शन बनाएगी। अब उस नए फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, इसकी प्रॉपर्टी ये कि दो फंक्शन को जोड़ोगे या घटाओगे तो वो इस तरह से काम करेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस तरह से काम करेगी, और डिवाइड करोगे तो इस तरह से काम करेगी। अब ये ऑपरेशन किस तरह से काम करती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब दो फलों को कंपोज करने का काम करेगी ये वाली ऑपरेशन। अब एफ है वो ए से बी में डिफाइन है, जी हमने कोई फंक्शन ले लिया जो बी से सी में डिफाइन है। तो दो फंक्शन को कंपोज करना है, यानी दो फंक्शन के बीच में जब ये ओ ऑपरेशन लगेगी तो हमने देखना है कि वो किस तरह से काम करती है। एफ ओ जी है तो हमने देखना है कि वो किस तरह से काम करती है। अब मान लो हमने एफ ए और बी, एफ अगर आपने जी ऑफ एफ बनाना है सीधी बात है तो पहले रखो फंक्शन एफ को फिर रखो जी को। अब जो बनेगा जी ऑफ एफ वो क्या बनेगा, पहले सेट से लेके लास्ट सेट में बीच वाला सेट आपका गायब हो जाएगा ए से सी में। यानी जी ऑफ एफ होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी में। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। एफ ओ जी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके डोमेन और को डोमेन किस तरह से बनते हैं। एफ ओ जी बनाना है तो पहले जो बाद वाला फंक्शन है उसको पहले रख दो, जी है वो बी से सी में, एफ ओ वो ए से सी में। ये हम काम कर रहे हैं किसके लिए, डोमेन और को डोमेन की। जो नया फंक्शन बना है तो नया फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई डोमेन भी होगा, कोई ना कोई को डोमेन भी होगा और उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी होगी। तो पहले हम को डोमेन और को डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी यानी ये इनकी डेफिनेशन क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। डोमेन है तो डोमेन निकालने का सीधा तरीका है, अगर आपने जी ऑफ एफ लिखना है, पहले जी लिखा है फिर एफ लिखा है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने फंक्शन लिखना है एफ वाला, पहले बाद वाला फंक्शन लिखो फिर किसका, पहले वाला। तो ये एफ और जी हो गया। तो अब एफ पहले लिखा है जी बाद में लिखा है, तो अब इन दोनों के बीच में जब ऑपरेशन लगेगी तो वो बन जाएगी जी ऑफ एफ।
यानी उल्टा होगा। और अगर आपने बनाना है एफ ओ जी का मतलब एफ ओ जी लिखना है, तो एफ ओ जी किस तरह से लिखते हैं कि पहले आपने लिखना है बाद वाला फंक्शन कौन सा है, जी बी से सी में डिफाइन है, एफ ए से सी में डिफाइन। तो ये जो जी ऑफ एफ है वो तो कहाँ से का, पहले सेट से लास्ट सेट में, एफ ओ जी है वो भी पहले सेट से लास्ट सेट में। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ तो ए से सी में, और एफ ओ जी किस में डिफाइन होगा, बी से सी में डिफाइन होगा। तो ये तो हमने डोमेन और कोडोमेन को निकालने का इसका तरीका देखा। अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशन किस तरह से बनती है। मान लो हमने 3 सेट ले ली, ए बी और सी, हमने 3 सेट ले ली। एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, जी कोई फंक्शन है वो बी से सी में डिफाइन है। तो ये इस तरह से बनेगा, ये हमारा ए और ये हमारा बी है। एफ यहाँ पे एक फंक्शन है, ए से बी में डिफाइन है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स होगा वो जुड़ेगा, क्योंकि सेट पहले सेट का हर एलिमेंट जुड़ता है फंक्शन में। वो एक्स जुड़ के सेकंड सेट में क्या बनाएगा, सेकंड सेट में बनाएगा एफ एक्स। तो एक्स से किससे जुड़ गया, एफ एक्स बन गया। तो ये दूसरा सेट। अब दूसरा सेट है, दूसरा जो फंक्शन है वो बी से सी में डिफाइन है, जी है वो बी से सी में डिफाइन होने का मतलब यहाँ सारे एलिमेंट जुड़ेंगे, कोई भी एलिमेंट होगा वो जी के अंतर्गत जुड़ेगा, और जी के अंतर्गत जुड़ता है तो कैसे बनता है, जी ऑफ जी और बाद अंदर उसका एलिमेंट एफ एक्स, यानी इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से डिफाइन करें, पहले फलन एफ है फिर जी है, तो हम इसको कंपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ, पहले जी लिखेंगे, पहले बाद वाला फंक्शन फिर पहले वाला, तो जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ की डेफिनेशन बन गई, जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, पहले तो ए से सी में। जब इसको कंपोज कर देंगे, कंपोज करने का मतलब जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जी पहले फिर अंदर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए इसका डोमेन का काम करेगा। तो डेफिनेशन इसकी सीधी सीधी है, पहले सेट से दूसरे में गए तो एक्स है, उसके ऊपर एफ लगा तो एफ एक्स बन गया, एफ के ये एफ एक्स एलिमेंट कोई बना, इसके ऊपर जी लगा तो ये नया एलिमेंट बन गया जी एफ एक्स। और जी ऑफ एफ को हमने वैसे ही डिफाइन कर दिया कि जी ऑफ एफ एक्स, यानी इसमें तो सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के, और इसमें सारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, जी ऑफ एफ एक्स टाइप के। तो ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए डोमेन का काम करेगा। अब एक कंडीशन है जो आपने इसमें ध्यान में रखनी, कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ तभी डिफाइन होगा जब एफ की रेंज का मतलब ये वाली रेंज, एफ की रेंज है वो जी के डोमेन, जी का डोमेन कौन सा है, जी का डोमेन ये वाला, जी का डोमेन कौन सा है, ये वाला पहला सेट, जी के लिए पहला सेट कौन सा है, बी, यानी एफ की रेंज जी के डोमेन का क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। एफ की रेंज कंटेन करनी चाहिए किसमें, जी के प्रांत में। अब इसमें तो हमने सेट कॉमन ही ले लिया, तो इसका मतलब डेफिनेट ही है कि यहाँ से जो एफ़ की रेंज आई वो ये आई, ये एफ़ की रेंज डेफिनेट है कि इसी सेट में कंटेन करेगी, क्योंकि जी का डोमेन कौन सा है, बी है। अगर हम देखें एफ़ की रेंज, तो एफ़ की रेंज बी सेट हो जाएगा, और एफ़ की रेंज कोई भी हो, बी सेट हो चाहे बी से कम हो, अब बी है वो बी में कंटेन करेगा ही करेगा, तो जी का जो डोमेन है वो भी क्या है, बी है, यानी एफ़ की रेंज है वो जी के डोमेन में कंटेन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो हम आगे देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, और ए के पास एलिमेंट है ए बी सी, और बी के पास एलिमेंट है पी क्यू एंड आर। ए है वो पी से जुड़ा है, बी है वो आर से जुड़ा है, सी है वो क्यू से जुड़ा है। इसी तरह से बी, हमने एलिमेंट बी से सी में जी फंक्शन डिफाइन कर लिया, पी क्यू आर वो किससे जुड़ा है, 1 2 3, पी आपका 2 से जुड़ा है, क्यू आपका आर से जुड़ा है, आर आपका 3 से जुड़ा है। अब जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ यानी बनाना है हमने, तो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ बनेगा, पहले वाला फंक्शन बाद वाला फंक्शन पहले लिखेंगे, जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ का मतलब वो ए से सी में डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होने का मतलब उसका डोमेन तो बनेगा ए बी सी, और सी सेट इसकी क्या बनेगा, कोडोमेन 1 2 3। यहाँ कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ को लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, जी के अंदर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको लिखते कैसे, अगर ये डोमेन हुआ, अगर ये डोमेन है तो डोमेन होने का मतलब क्या है, अगर ये डोमेन है तो ये एलिमेंट से किस तरह से जुड़ेगा वो हम देखते हैं कि ए की इमेज क्या होगी इसके अंतर्गत, बी की इमेज क्या होगी इसके अंतर्गत, सी की इमेज क्या होगी इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ को ऑपरेट करते हैं ए के ऊपर, ए के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो डेफिनेशन से होता क्या है, ये बन जाता है जी ऑफ एफ ए। अब एफ ए की वैल्यू देखो, एफ ए की वैल्यू क्या थी, पी, तो एफ ए की वैल्यू हमने रख दी पी, और जी पी की वैल्यू देखो, जी पी की वैल्यू कितनी थी, 2, तो जी पी की वैल्यू कितनी है, 2, यानी जी ऑफ एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो ए किससे जुड़ गया, 2 से। इसी तरह से हम जी ऑफ एफ में बी रख के देखते हैं, तो ये बनेगा जी ऑफ एफ बी की वैल्यू यहाँ से देखो, बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू आर, तो हमने रख दी आर। जी आर की वैल्यू देखो, जी आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी बी एलिमेंट किससे जुड़ा है, 3 से। फिर हम वही काम सी के लिए करते हैं, जी ऑफ एफ सी करते हैं तो कितना आ गया, जी ऑफ एफ,
एफ सी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एफ सी की वैल्यू क्यू आ रही है, तो हमने रख दी क्यू। और जी क्यू की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, तो जी क्यू की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ के अंतर्गत सी किससे जुड़ गया, 1 से जुड़ गया। तो इस तरह से हम जी ऑफ एफ को डिफाइन करेंगे। अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लो ये एग्जांपल है, हमने जो देखा था कि f की रेंज है वो g के डोमेन में कंटेन करनी चाहिए, अगर नहीं करती तो हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं। f हमारे पास a से b में डिफ़ाइन है, g हमने ले लिया कि कोई c से d में डिफ़ाइन है। a के पास एलिमेंट है abc, b के साथ पास एलिमेंट है pqr, और c के पास एलिमेंट है pq और s, और d के पास एलिमेंट है 1 2 3। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने f फंक्शन लिया वो कहाँ से कहाँ, a से b में डिफ़ाइन है। एफ ए बराबर q, एफ बी बराबर p और एफ सी बराबर r। अब f की रेंज है, रेंज कितनी है, रेंज आपकी पी क्यू आ रही है, f की रेंज तो पी क्यू आ रही है। अब g के बारे में देखते हैं, तो g कहाँ से कहाँ डिफ़ाइन है, c से d में डिफ़ाइन है। जी पी बराबर 2 है, जी क्यू बराबर 3 है, जी एस बराबर कितना है, 1 है। अब g के डोमेन के बारे में अगर बात करें तो g का डोमेन क्या है, पी क्यू एंड s। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f की रेंज है, f की रेंज क्या थी, पी क्यू आर, और g का डोमेन क्या था, पी क्यू एस। यहाँ r एलिमेंट है लेकिन यहाँ r एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब f की रेंज है वो g के डोमेन में कंटेन नहीं करती। अगर नहीं करती तो हम देखते हैं कि g ऑफ f क्यों नहीं बनता। हम अगर देखें, अगर g ऑफ f हम बनाना चाहें तो g ऑफ f कहाँ से कहाँ बनेगा, a से लेके d में बनेगा, पहले सेट से लास्ट में। g ऑफ f का मतलब इस फंक्शन को बाद में रखेंगे, इसको पहले रखेंगे। g ऑफ f बनेगा a से लेके d में, तो a से लेके d में बनेगा अगर हम बनाना चाहें तो। लेकिन इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए वो हम देखते हैं। अगर हम जी ऑफ एफ को डिफ़ाइन कर पाते तो ये डिफ़ाइन कहाँ से कहाँ होता है, ए से डी में। इसका मतलब ए के पास एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी, तो जी ऑफ एफ जो होगा वो किस ए के सारे एलिमेंट पे ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले हम ए पे ऑपरेट करते हैं। जी ऑफ एफ ए क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ए, जी के अंदर एफ ए की वैल्यू अगर देखें तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, क्यू थी, वो हमने रख दी यहाँ पे जी क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब ए एलिमेंट तो 3 से जुड़ रहा है, ये एलिमेंट किससे जुड़ रहा है, 3 से, एच जी ऑफ एफ के अंतर्गत। और जी ऑफ एफ बी के बारे में बात करें तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ एफ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ बी की वैल्यू हमारे पास पी है। एफ बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पी, वो हम यहाँ रख देंगे। जैसे ही हमने रखा, यहाँ रख दिया हमने, तो ये बन गया जी पी, और जी पी की वैल्यू कितनी है, जी पी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एलिमेंट जी ऑफ एफ के अंतर्गत 2 से जुड़ रहा है। अब जी ऑफ एफ सी लिया, जी ऑफ एफ सी का मतलब जी ऑफ एफ सी की वैल्यू देखो पहले, एफ सी की वैल्यू कितनी है, आर, और ये हमने रख दी आर। अब जी आर अगर देखें तो जी आर तो है ही नहीं, जी आर तो डिफ़ाइन ही नहीं है। डिफ़ाइन नहीं है, ये क्यों नहीं है डिफ़ाइन, क्योंकि एफ़ की रेंज है वो जी के डोमेन में कंटेन नहीं कर रही। यानी अगर कंटेन करती, यानी इसमें अगर आर होता तब तो काम चल जाता, लेकिन इसमें आर नहीं है। आर नहीं होने का मतलब एफ़ की रेंज है वो जी के डोमेन में कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जी ऑफ एफ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर एफ ओ जी की डिफ़ाइन करें, एफ ओ जी भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। एफ ओ जी कैसे बनेगा, जी ए से बी में, एफ बी से सी में ले लो, तो एफ ऑफ जी किस में बन जाएगा, ए से सी में बन जाएगा, और उसकी डेफिनेशन भी वही रहेगी, एफ ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कंपोजिट फंक्शन और क्लियर हो। ए हमने ये ले लिया 1 2 3, बी हमने ले लिया 4 5, सी हमने ले लिया 7 8 9, और F1 के बारे में दिया, F1 बराबर 4 है, F2 बराबर 4 है, F3 बराबर 5 है, ये हमने इसमें बना दिया। G4 बराबर 8 है, G5 बराबर 9, ये हमें दे रखा है सब। F हमारा ए से बी में डिफाइन है, तो ए फंक्शन ये रहा, बी फंक्शन ये रहा। ए में एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, बी में कितने हैं 4 5। तो एफ को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। एफ़ के अंतर्गत 1 किससे जुड़ा है, 4 से, F2 किससे जुड़ा है 4 से, F3 किससे जुड़ा है 5 से, यानी ये मैनिमल फंक्शन है। अब इसी में अगर जी की बात करें तो जी किस से जुड़ा है, G4 की वैल्यू कितनी है 8, और G5 की वैल्यू कितनी है 9, ये 8 से ये 9 से जुड़ा है। अब अगर जी ऑफ एफ डिफाइन करें, अब इसमें सीधी सी बात है कि एफ़ की रेंज है वो कितनी है, बी है, और जी का डोमेन भी क्या है, बी है। इसका मतलब ये आपस में कंटेन कर रहे हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जी ऑफ एफ डिफाइन किया जा सकता है। एफ ओ जी डिफाइन नहीं होगा क्योंकि जी की रेंज है वो एफ़ के डोमेन में कंटेन नहीं करेगी। जी की रेंज कितनी है 8 9 है, वो एफ़ का डोमेन कितना है 1 2 3, उसमें कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ओ जी डिफाइन नहीं कर सकते, हम जी ऑफ एफ ही डिफाइन कर सकते हैं। अब जी ऑफ एफ डिफाइन कर सकते हैं, तो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से सी में, तो हमने लिख दिया जी ऑफ एफ ए से सी में। इसका मतलब इसका डोमेन ए है, तो ए में एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 2 3 हम देखते हैं।
1 2 3 जी ऑफ F1 देखा तो जी ऑफ F1 क्या बनेगा, जी ऑफ पहले जी फिर अंदर F1 की वैल्यू देखो, F1 की वैल्यू 4 है, हमने रख दी F1 की वैल्यू 4, तो G4 बराबर कितना है 8, यानी जी ऑफ F के अंतर्गत 1 किससे जुड़ रहा है, 8 से जुड़ रहा है, 1 किससे जुड़ गया 8 से। जी ऑफ F2 की बात करें तो जी ऑफ F2 जो बनेगा वो किसके कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, जी ऑफ F2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, F2 की वैल्यू भी 4 थी, G4 की वैल्यू कितनी है 8, तो जी ऑफ F2 भी कितना हो गया 8। जी ऑफ F3 निकालेंगे तो जी ऑफ F3 बनेगा, और जी F3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, और G5 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9, तो ये G5 कितना हो गया 9, यानी जी ऑफ F के अंतर्गत 3 किससे जुड़ेगा 9 से। तो ये आपका जी ऑफ F था। एफ ऑफ जी डिफाइन नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो जी है वो बी से सी में डिफाइन है, और एफ है वो ए से बी में डिफाइन था। अब अगर देखा जाए जी ऑफ एफ डिफाइन कब होगा, एफ ऑफ जी तब डिफाइन होगा जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन के अंदर कंटेन करे। अब हम अगर देखें पहले वाले फंक्शन की रेंज क्या थी, पहले वाले फंक्शन की रेंज थी 8 और 9, 8 और 9 है वो आपकी किस में कंटेन कर चाहिए, एफ़ के डोमेन में, एफ़ का डोमेन क्या है 1 2 3, इसमें कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब एफ ओ जी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन में आपने चेक क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसमें कंडीशन चेक करो। जैसे हमें जी ऑफ एफ निकालना है तो चेक करो कि क्या एफ़ की रेंज है वो जी में कंटेन कर रही है, जी के डोमेन में, सॉरी एफ़ की रेंज है वो जी के डोमेन में कंटेन कर रही है, तब तो हम आगे बढ़ेंगे जी ऑफ एफ के लिए, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन वहाँ कहेंगे कि जी ऑफ एफ डिफाइन नहीं है। इसी तरह से एफ ऑफ जी हुआ तो जी की रेंज एफ़ के डोमेन में कंटेन करनी चाहिए, अगर कर रही है तो आपका एफ ओ जी डिफाइन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इस तरह से आपने याद रखना है। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब साइन एक्स का डोमेन हमें पता है कितना होता है आर, को डोमेन भी कितना दे रखा है आर, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है -1 से लेके 1 में, और जी है वो आर से आर में डिफाइन है, जी एक्स बराबर कितना दे दिया एक्स स्केयर। अब जी अगर एक्स स्केयर है तो इस एक्स स्केयर का डोमेन क्या होता है आर, को डोमेन भी क्या है आर, रेंज कितनी हो जाएगी आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, क्योंकि नेगेटिव वाले भी किससे जुड़ेंगे पॉजिटिव से, और जीरो जीरो से जुड़ेंगे। अब अगर हम देखें रेंज ऑफ एफ, हम अगर जी ऑफ एफ डिफाइन करना चाहते हैं तो जी ऑफ एफ डिफाइन करने का मतलब जो आपका फंक्शन है एफ उसका क्या होनी चाहिए, उसकी रेंज डोमेन ऑफ जी में कंटेन करनी चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ कितनी है, रेंज ऑफ एफ है -1 से 1, डोमेन ऑफ जी क्या है आर, -1 से लेके 1 जो एलिमेंट है वो आर में कंटेन करते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई होने का मतलब जी ऑफ एफ डिफाइन किया जा सकता है। अब जी ऑफ एफ रखेंगे तो जी ऑफ एफ कैसे बनेगा, जी ऑफ एफ आर से आर में डिफाइन होगा, पहले सेट से लास्ट सेट में डिफाइन होगा, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जी ऑफ एफ एक्स हम देखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे तो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स है, तो हमने रख दिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब साइन एक्स जी साइन एक्स का मतलब जी एक्स है, जी के अंदर जो भी एक्स है उसकी स्केयर हो जाती है, तो अब की बार साइन है तो साइन की स्केयर हो जाएगी साइन एक्स की स्केयर, तो हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स यानी जो एलिमेंट जुड़ेंगे वो इस रूल से जुड़ेंगे, जी ऑफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स की स्क्वायर। जी ऑफ एफ एक फंक्शन बनेगा जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है आर से आर में, और जी ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, जी ऑफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स की होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम देखते हैं दूसरे फंक्शन के लिए, अगर हम निकालना चाहें एफ ओ जी का मतलब जी की रेंज, अब की बार हमें जी की रेंज चेक करनी है, जी की रेंज हमने क्या ले रखी है, जी की रेंज है आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, ये एफ़ के डोमेन, एफ़ का डोमेन क्या है आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, ये आर में कंटेन करता ही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एफ ऑफ जी क्या होगा डिफाइन होगा। तो एफ ऑफ जी का रूल बनाते हैं, तो एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, आर से आर में, आर से आर में डिफाइन है, और एफ ऑफ जी एक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स है, जी एक्स की जो हमें डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स बराबर हमने जी एक्स की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि जो भी एक्स एफ के अंदर होगा वो किस में चला जाएगा, साइन के एंगल में, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन था। अब हम उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप 1-2 बार वीडियो को देखो, उसके बाद नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।